जय हिंद साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, अनुभवी संवाद से प्रगति, मैंने आपको शुरुआत में बताया था। जब चैनल को शुरू किया गया और उसमें मुख्य तौर पे हमने ये बात रखी कि अनुभवी व्यक्तित्व को हम यहाँ पे आमंत्रित करेंगे। वो उन तमाम क्षेत्रों से होंगे जहाँ पे उन क्षेत्रों में रहकर उस व्यक्तित्व ने अपने जीवन में महत्वपूर्ण बड़ी उपलब्धि अर्जित की है। व्यक्ति के पास में ज्ञान महत्वपूर्ण है, होना भी चाहिए, उसकी जरूरत भी है, लेकिन जो अनुभव है वो उम्र के साथ में आता है। और इसके साथ साथ में जब आप उस कार्य में अभ्यास करते हैं, लगातार निरंतरता के साथ में मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, और वो जो तमाम समस्याएं आती है, उन समस्याओं का जब आप सामना करते हैं और उनका समाधान करते हैं, तो आपके पास में सबसे बड़ी एक पूंजी उपलब्ध में हो जाती है, वो है अनुभव। आज भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारी श्रीमान राजकुमार भाबड़ा जी हमारे पास में मौजूद हैं, और अभी आपको इनके माध्यम से ये जानने को मिलेगा कि इन्होंने किस प्रकार से एक छोटे से जीवन को शुरू किया, और तमाम वो बातें आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे इनको समस्याएं आई और किस तरह से इन्होंने उसका समाधान किया। तो सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और सर अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो सेवानिवृत्ति का जो जीवन है वो किस प्रकार से ये व्यतीत कर रहे हैं अपने घर में, और आपको पूरी जानकारी आगे बताएंगे। तो जो छोटा सा संवाद हमने ये रखा है, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये पसंद आएगा। और राजकुमार भाबड़ा जी को मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, इनका स्वभाव, इनका व्यवहार, इनकी शालीनता, इनकी ईमानदारी, इनकी पारदर्शिता, जो आप कहें, और इनका जो सरल स्वभाव है वो सभी व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो सर आप हमें ये सबसे पहले बताइए कि आपका जन्म कब और कहाँ पे हुआ? मेरा जन्म 1965 में डीडवाना जिला नागौर। डीडवाना में, नागौर में आपका जन्म होता है 1965 में। फिर उसके बाद में आपकी शिक्षा? मेरी शिक्षा डीडवाना भांगड़ कॉलेज, भांगड़ हाई स्कूल। अच्छा, डीडवाने में ही आपकी जो पहली प्राथमिक जो शिक्षा होती है वहीं से शुरू हो जाती है। तो आप अपनी कक्षा में एवरेज स्टूडेंट थे, इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, या फिर कमजोर स्टूडेंट थे? एवरेज स्टूडेंट। औसत एकदम से, बहुत ज्यादा पढ़ाकू भी नहीं, बहुत ज्यादा कमजोर भी नहीं, मध्यम स्टूडेंट आप थे। मध्यम। तो आपने 10th क्लास वहीं से किया? 10th वहीं से किया। और 12th भी वहीं से किया? मेरे टाइम वहाँ पीयूसी थी। अच्छा 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 अच्छा। फिर उसके बाद में? पीयूसी के बाद ग्रेजुएशन कॉलेज से ही हुआ। अच्छा, कॉलेज से? कॉलेज वहीं से? हाँ, भांगड़ कॉलेज। भांगड़ कॉलेज डीडवाना से आपने एजुकेशन स्नातक की। फिर उसके बाद में आपका आगे का जीवन, पढ़ाई करने के बाद? पढ़ाई करने के बाद बॉम्बे चले गए नौकरी करने। बॉम्बे, महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र। तो वहां पे आपने किस चीज की नौकरी की? वहाँ प्राइवेट कंपनी थी, सेंचुरी एंका। सेंचुरी एंका में आप नौकरी करने के लिए चले? क्या काम होता था उसका? ऑफिशियल काम था उनके, ये क्या कहते हैं, जूट सप्लाई होता था। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो जूट जिससे धागा वगैरह, धागा वगैरह ये बनाए जाते हैं, उसको सप्लाई करते थे वो? सप्लाई करते थे। तो मैं तो ऑफिस देखता था, तो ज़्यादा काम नहीं किया, 2-3 महीने ही काम किया। हम्म। फिर मैं सोलापुर चला गया था। सोलापुर, ये भी महाराष्ट्र में ही है? ये महाराष्ट्र में है, वहाँ मेरे बुआ जी का काम है, कपड़े का। अच्छा, कपड़े का काम आपने शुरुआत में सोलापुर में? वहाँ बेड शीट का काम करा था। अच्छा, बेड शीट का काम किया। वो कितने साल किया आपने? वो 1 साल किया था। लगभग 1 साल वो किया। पहले आप कंपनी में गए, फिर उसके बाद में 1 साल लगभग आपने वो काम किया। फिर उसके बाद मैं प्राइवेट कंपनियों में आ गया था जयपुर में, जैसे जीप इंडस्ट्रियल सिंडिकेट लिमिटेड में एसआर था, हम्म कम इंडिया में था, हम्म। और एक हमारे चित्र थे गुप्ता जी, आरआर एजेंसी चलाते थे, उसमें भी मैंने काम किया। फिर शादी हो गई। तो शादी कौन सी सन में हुई है आपकी? शादी 89 में। 89 में? 1989 में आपकी शादी हो जाती है। तो शादी जब हुई थी तो आप एकदम से सेटल हो चुके थे, या फिर संघर्ष चल रहा था? संघर्ष ही चल रहा था उस टाइम पे? आप कितने भाई हैं? 4। सबसे बड़े आप हैं या फिर आपसे बड़े? सबसे बड़ा मैं। सबसे बड़े आप। फिर उससे?
छोटे वाले जो हैं वो क्या करते हैं, 3 जो भाई और हैं? जो मेरे से छोटे हैं वो एक तो करता है सर्जिकल का व्यापार, अच्छा अच्छा अच्छा। होलसेल। होलसेल का। उससे छोटा है वो इंजीनियर है, इंजीनियर है। वो एनडीए की क्लासेस चलाता है। अच्छा अच्छा। उससे छोटा हाई कोर्ट में वकील है, तो आपके पिताजी? वो भी हाई कोर्ट में वकील ही अच्छा, हाई कोर्ट में वकील ही थे। अभी जीवित है या? नहीं। अच्छा, उनका स्वर्गवास हो गया। वो कब? उनका स्वर्गवास 2011 में हुआ। 2011 में उनका स्वर्गवास। तो हाई कोर्ट के वकील है, तो आपको लगभग कानून से संबंधित जानकारियां तो आपको पारिवारिक पृष्ठभूमि से लगभग ठीक ठाक मिल गई थी। तो फिर आपने ये जो एलआईसी है, डायरेक्ट डीओ बने थे या फिर इसमें भी आपने संघर्ष किया या स्ट्रगल किया? नहीं, इसमें भी मेरी शादी हुई तो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, वो एलआईसी में डेवलपमेंट ऑफिसर थे। अच्छा 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 अच्छा। तो उन्होंने मतलब कहा आपको वहां से मोटिवेशन मिला कि आपको इस सेक्टर में जाना चाहिए। कि आप मार्केटिंग का काम करते हो तो इधर एलआईसी में जाओ ना। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर मैं एलआईसी। तो पहले शुरुआत में आपने एलआईसी में सबसे पहले एजेंट या फिर अभिकर्ता के तौर पे काम किया या फिर? अभिकर्ता के तौर पे एजेंसी ली थी मैंने, उसके अंदर 2-1 महीने ही काम करा था, फिर मैं डीओ बन गया था। अच्छा, आप डीओ बन गए। तो डीओ बनने के लिए मतलब आज जैसे एलआईसी में कई वैकेंसीज निकलती है, डीओ की सैलरी कितनी है, डीओ को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है, डीओ जो है वो किस प्रकार से अपने जितने भी क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी जो बाकी एजेंट्स जो है, अभिकर्ता जो है, उनको किस तरह से मोटिवेट करता है, किस तरह से मैनेज करता है, ये थोड़ा सा आप देखो, संक्षेप डीए में तो कंपटीशन के द्वारा आता है, ओपन मार्केट से भी आता है। और दो कैटेगरी होती है इसमें, एक रूरल, एक हम्म अर्बन। हम्म। तो अर्बन से कोई फार्म भरता है तो वो शहरी क्षेत्र में लगाया जाता है। हम्म। रूरल से जो भरता है वो ग्रामीण जो ब्रांचेज होती हैं उनमें लगाया जाता उनमें है। लगाया जाता है। और तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का काम समझ लीजिए। वैसे देखो तो आप हम्म। नौकरी जरूर करते हैं, लेकिन डीओ में शर्तें हैं नौकरी में। अच्छा, कुछ टर्म्स और कंडीशंस है, टर्म्स एंड उनको कंडीशंस कंप्लीट करना जरूरी है। कंप्लीट करना जरूरी है। वर्तमान में तो जितनी सैलरी आप लेते हैं उसकी 6 गुना प्रीमियम जमा होना चाहिए। अच्छा, जितनी आपकी सैलरी है उसकी 6 गुना प्रीमियम जमा होना चाहिए। प्रीमियम अमाउंट आप एलआईसी में करवाओगे, तब आप एक की जो डीओ की जो पोस्ट है वो एकदम से सुरक्षित रहेगी। सुरक्षित रहेगी। अदरवाइज अन्यथा तो इसमें ऐसा भी होता होगा कि भाई अगर आप वो टर्म्स और कंडीशन पूरी नहीं करोगे तो आपको हटा दिया जाएगा। बिल्कुल हटा देते हैं। तो आपके जीवन में शुरुआत में मतलब जो जैसे आपको डीओ की पोस्ट मिलती है, तो शुरुआत में ऐसा कुछ हुआ कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ अपना तो। आप ईमानदारी के साथ आपने में? तो मार्केटिंग करी हुई थी। और सिक्कर बेल्ट था तो सिक्कर बेल्ट पिपराली हेडक्वार्टर पे लगाया गया था मेरे। अच्छा, सबसे पहले आप पिपराली में, पिपराली हेडक्वार्टर। पिपराली हेडक्वार्टर आपको मिलता है। तो पिपराली आप पंचायत फील्ड में समिति। भी काम करते थे क्या, मतलब जैसे? फील्ड में ही काम होता है डेवलपमेंट ऑफिसर। अच्छा, वो पूरा का पूरा काम फील्ड में ही करता है? उसका मेन काम होता है एजेंट रिक्रूट करना, एजेंट को ट्रेंड करना और हम्म। उनसे काम करवाना। ये विकास अधिकारी का मुख्य काम है। मुख्य काम है। मतलब दिशा निर्देश करने का काम डीओ करेगा। हाँ, और वो, उसको मोटिवेट करना है, उसको अभिकर्ता को सहयोग करना है, कैसे काम किया जाता है, किससे कैसे बात की जाती है। तो ये आपकी शादी होने के बाद आपको एलआईसी में आने का मोटिवेशन मिला, और फिर उसके बाद आप लगातार विकास अधिकारी के पद पे अच्छी तरह से उपलब्धि अर्जित करते हैं। अभी सीकर की जो ब्रांच है, आप सीकर की ब्रांच में आए या फिर और अन्य क्षेत्रों में भी आपको काम करने का मौका मिला? नहीं, सिक्कर। शुरुआत में सीकर, और सेवानिवृत्त भी सिक्कर। सीकर से ही आप सेवानिवृत्त होते हैं। तो फिर उसके बाद जैसे शादी हो जाती है, प्रेशर भी होता है, तो आपके जीवन में ऐसी कोई सी घटना जो आपको सबसे ज्यादा अंदर तक झकझोर झकझोर के रख देती है कि भाई ये घटना तो मेरे जीवन में नहीं होनी चाहिए थी? नहीं, मेरा ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं तो शुरू से ही अपने को काम मिल रहा था। पहले एलआईसी के प्रति लोगों का चार्म भी बहुत था, हम्म। लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा थी। गांव में सड़कें नहीं थी। हम्म। पिपराली से सिंघासन में पैदल आता था। अच्छा, आप पिपराली से सिंहासन के लिए? पैदल आता था। हम्म। एजेंट थे मेरे यहाँ पे सिंघासन में। हम्म। और पुरोहित कवास में पैदल जाता था। हम्म। मोटरसाइकिल भी लेके जाते थे तो कच्चे रास्ते थे तो गिर जाते थे। हम्म। एजेंट भी गिर जाता था, मैं भी गिर आपका जाता सबसे पहला एजेंट कौन था?
अगर आप याद सबसे कर पा रहे हैं पहला तो। अभिकर्ता मेरा था, मेरे ख्याल में कैलाश जी पारिक होने चाहिए। कैलाश जी पारेख, ये कहाँ के हाँ, आसपास के? ठीक करके थे ये। अच्छा 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 अच्छा। फिर खाटू श्याम जी का था दोस्त। आपका अभी तक का जो अनुभव है उसमें ऐसा अभिकर्ता आप बताएं जिसने आपको एकदम से प्रसन्न किया, काम के मामले में, व्यवहार के मामले में, और काम करने का जो तरीका है प्रोफेशनल, कि भाई वास्तव में ये बंदा है जो अपने हिसाब से काम कर रहा है और मैं जो टारगेट दे रहा हूँ उससे पहले ये कंप्लीट कर रहा है, ऐसा कोई अभिकर्ता अभी? ऐसे कई अभिकर्ता थे। इसमें मेन चीज ये है कि एलआईसी का काम ऐसा है कि जब तक अभिकर्ता के खुद के नहीं जचती है कार्य हम्म। करने की, हम्म। तो आप कितना भी मोटिवेशन कर दो वो नहीं करे। जब तक अंदर से इच्छा नहीं होगी जब कि भाई, अंदर से इच्छा नहीं होगी तो वो नहीं कि भाई करेगा। मुझे करना है, मुझे करना है। तो ऐसा अभिकर्ता जो मतलब एकदम वो से। बहुत थे उस वक्त अभिकर्ता थे। एक शिवकर्ण जी मीणा थे। हम्म। एक श्रीमती विमला थी। हम्म। एजेंट तो खूब बनाए, खूब टर्मिनेट भी हुए, खूब चले भी, खूब लोगों ने पैसा भी कमाया। हम्म। इसमें तो यह है कि समर्पण और ईमानदारी वो करना ही पड़ेगा। जो अभिकर्ता रखेगा, तो वो हम्म। एलआईसी के काम में, क्यों किसी भी काम में आप देख लीजिए। हाँ, कोई सा भी क्षेत्र का हाँ, काम कोई हो। भी क्षेत्र में काम हो, जब तक समर्पण नहीं रहेगा कार्य के प्रति, हम्म। तो पैसा कमा नहीं सकता। तो जैसे कोई आपके अभिकर्ताओं में ऐसा कोई अभिकर्ता है जो मतलब ज्यादा हाई क्वालिफाइड नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, एवरेज सा पढ़ा लिखा है, तो इसमें पढ़ाई कितनी जरूरत है? मतलब पढ़ाई वैसे तो देखिए। पढ़ाई की जरूरत तो रहती है थोड़ी, लेकिन क्या होता है कि एजेंट में स्किल वाला काम होना चाहिए। हम्म। और जैसा देश वैसा भेष बन के हम्म। काम करना चाहिए उसको। हम्म। अब सपोज करो रूरल में आप एजेंट बनाते हो और वो टाई लगा के चला जाए, हाँ, तो वहां पे काम तो का वो नहीं रहे। बीमा कहाँ करेगा वो। बीमा कहाँ पे करेगा? गांव वाले लोग उसको देख के कहेंगे यार ये कौन आ गया। कौन आ गया, बिल्कुल नहीं बिल्कुल क्या, बिल्कुल। उन जैसा ही बनना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो खेत में बैठे हैं तो अभिकर्ता भी जाके खेत में उन जैसे ही बैठ जाए। तो तो शुरुआत में जब अभिकर्ता बनते थे, एजेंट बनते थे, तो ये जो एग्जाम कंपटीशन का अभी पैटर्न स्टार्ट किया है, ये पहले भी था या मेरे अभी? ख्याल में 2001 के बाद हुआ है। या 2001 के बाद पहले पहले तो वाले? 15 रुपए की रसीद कटती थी, पहले 15 रुपए की रसीद से ही? अभिकर्ता बन जाते थे और एक मेरे टेस्ट लगता था हम्म, इसमें। उसी में बन जाते थे? पहले बहुत आसान था अभिकर्ता बनना। तो पहले शुरुआत में कितना टारगेट दिया जाता था अभिकर्ताओं को? वही टारगेट तो 12 बीमा था। अच्छा, 12 पॉलिसीज आपको करनी है अब एक? अब थोड़ा चेंज हो गया। अभी चेंज कर दिया? अब तो ये कर दिया कि 12 बीमे करो, या 6 बीमे 50,000 करो, या एक बीमा 1 लाख करो, तो भी हम्म। आपकी एजेंसी बच जाती है। तो अभी जैसे अगर कोई नया अभिकर्ता बनना चाहता है, कोई नया एजेंट एलआईसी का बनना चाहता है और अपना फ्यूचर एलआईसी में बनाना चाहता है, तो उसको क्या क्या करना पड़ता है? तो एक तो वो 10th पास होना चाहिए, अच्छा, 10th। मिनिमम क्वालिफिकेशन। हम्म। फिर वो एग्जाम दे के अभिकर्ता बन जाए। एग्जाम जो है वो ऑफलाइन लगती है या फिर ऑनलाइन? ऑनलाइन। ऑनलाइन एग्जाम लगती है। कितने क्वेश्चन उसमें दिए जाते हैं? 50 क्वेश्चन आते हैं मेरे 50 ख्याल में। क्वेश्चन आते हैं। तो पास होने के लिए, क्वालिफाइड करने के लिए कितने? 16 या 17 नंबर चाहिए। 17 के आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप पास हो जाते पास हो। हो जाते हैं। फिर उसको एलआईसी की तरफ से। एक्चुअल के अंतर्गत टेस्ट तो पास हो जाता है कोई भी, हम्म। लेकिन जो मेन परीक्षा होती है उसकी, वो जब वो हम्म। फील्ड में उतरता है, जो काम वहां से लेके आता है। जो अभिकर्ता जब फील्ड में उतरता है तो हम्म। वहाँ उसको बहुत परेशानी आती है। तो उसके लिए वो क्या करे? मतलब शुरुआत में जैसे कईयों की उसके इच्छा होती है। लिए वो अभिकर्ता, एक विकास अधिकारी अभिकर्ता का वो देखता है कैपेसिटी, कि भाई हम्म। ये किस तरह का अभिकर्ता बन सकता है, इसकी बैठक कैसे है, इसका हम्म। फैमिली बैकग्राउंड कैसे है। बीमा तो प्रभाव और दबाव से ही होता है। हम्म। अभिकर्ता की फैमिली का प्रभाव है तो लोग इंश्योरेंस अच्छा, करवाएंगे। उनकी कैसी गुडविल है कि नहीं गुडविल है? से पूरा, या कोई बहुत ज़्यादा मेहनती हो, हम्म। सुबह से शाम तक केवल बीमा 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 ही करता रहे, तो वो सक्सेस अभिकर्ता।
वो अच्छा काम कर सकता वहाँ से कर सकता है। तो जैसे ये मतलब कई अभिकर्ता ऐसे होते हैं मतलब काम करते भी हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो इसमें थोड़ा बहुत किस्मत का भी कहीं रोल रहता है या फिर सारा का सारा हार्ड वर्क ही रहता है कि भाई है। हार्ड नहीं वर्क नहीं नहीं, करके क्या जो किस्मत तो रहती है। हुँ। किस्मत भी रहती है, परिवार के सदस्यों का सहयोग भी रहना चाहिए उस सभी को। परिवार के लोग भी उसको सपोर्ट करें, थोड़ा सपोर्ट करें। थोड़ा डीओ सपोर्ट करे, डीओ तो पूरा ही सपोर्ट करता है। भाई थोड़ा क्या करेगा वो तो पूरा का पूरा वो तो कंप्लीट उसका ही तो काम ही यही है हाँ, बिल्कुल। कि अभिकर्ता को ट्रेंड करो और उससे काम करो, और कोई समस्या आई है तो उसका समाधान करे कि हुँ। इसको ऐसे नहीं डील करना, इसको ऐसे डील करो। तो आप डीओ रहते हुए जो एलआईसी ने भारतीय जीवन बीमा निगम ने आपको जो टारगेट्स दिए, वो टारगेट्स आप अभिकर्ताओं के माध्यम से ही पूरे होते हैं। पूरे होते हैं। तो आप अपनी टीम को ट्रेंड करने के लिए कुछ स्पेशल ऐसा करते हो जो प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग ट्रेड करना पड़ता है। हुँ। सब आदमी एक जैसे तो नहीं होते। हुँ। कोई इनकी कोई मतलब ग्रुप में या फिर कोई सामूहिक जो मीटिंग या नहीं, फिर मीटिंग वीटिंग तो लेते चर्चा हैं, मीटिंग में भी चर्चा करते हैं, मीटिंग में नए प्लान आ गए उसकी चर्चा करते हैं। जिन्होंने बढ़िया काम किया तो सम्मानित करते हैं, उनको हुँ। मोटिवेट करते हैं, जिससे हुँ। दूसरे जो काम कम कर रहे हैं वो थोड़े मोटिवेट हो। और लेकिन एक इसमें ये जैसे ये आप गवर्नमेंट कोई कर्मचारी हो या फिर कोई रिटायर्ड हो गया हो, गवर्नमेंट कर्मचारी रहते हुए भी इसकी एजेंसी ले सकता है? नहीं ले सकते। तो वो अगर कई लोग ऐसे हैं मतलब जो गवर्नमेंट कर्मचारी है तो उन्होंने अपने परिवार के किसी मेंबर परिवार के किसी सदस्य के नाम ले रखी हो, और फिर वो वैसे काम और करते हैं। उन परिवार के सदस्यों के नाम ले रखी है, और फिर वो उनको सहयोग करते हैं परिवार के सदस्यों को। हुँ। वो तो कर ही नहीं सकता ना। आपके जीवन में मतलब विकास अधिकारी के पद पे रहते हुए ऐसा कोई टारगेट जिसमें आपकी पूर्णतः इच्छा थी कि यार ये तो टारगेट पूरा कंप्लीट करना ही है और वो नहीं हुआ हो? नहीं, अपन ने टारगेट जो सोचा वो पूरा किया, ऐसा कभी हुँ। हुआ नहीं। और आप एक ये जैसे तिलक लगाते हैं, ये कौन से भगवान का है? इस कौन से भगवान को भाई आप ब्राह्मण है तो तिलक तो लगाना ही पड़ेगा। वो तो एक्चुअल हाँ। में वो तो है ही है, वो तो हाँ, स्वाभाविक है, लेकिन इसमें सबसे भगवान ज़्यादा भगवान का ऐसा कुछ नहीं कौन मानते से हैं। मतलब आपके इष्ट देव कौन से हैं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा बिलीव इष्ट देव गणेश जी हैं। गणेश जी को आप मुख्य तौर पे हम्म। अपना इष्ट देव मानते हैं? एक मंदिर भी है जिसमें आप प्रतिदिन सुबह वहाँ पे आते हैं, मैंने ऐसा सुना है और ऐसा कई बार मैंने मतलब कई बार जाता हूँ तो देखा भी है। शिव जी का मंदिर जाता शिव हूँ जी वहाँ। का मंदिर है, प्रतिदिन जाते हैं वहाँ पर। तो सबको वहाँ जाना चाहिए मंदिर, तो जो जिसका जो इष्ट है वहाँ पे उसको सबको जाना चाहिए। तो वहाँ पे जाने का मेन मुख्य उद्देश्य मतलब वहाँ पे जाके आपको क्या ऐसा क्या अनुभव होता है जो एक आध्यात्मिक अनुभव हो कि यार वास्तव में मतलब यहाँ से कुछ मुझे एक अलग ही ऊर्जा मिल रही है। कैसे कैसे अनुभव होता है वहाँ पे आपको? भाई शिव दुनिया में सबसे बड़े देवता है मेरे हिसाब से, मेरे हुँ। व्यक्तिगत मानना है। हुँ। उनको अपन एक लोटा जल चढ़ाते हैं हुँ। तो एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। हुँ। एक क्योंकि लोटा जल सभी समस्याओं का हल, हल। भगवान शिव जी के जल चढ़ाओगे तो सभी ग्रह शांत रहते हैं। हुँ। और उसमें आपको उन्नति भी मिलती है, समृद्धि भी उन्नति भी मिलती मिलती है। है वगैरह। आप वो सब आप भगवान पे छोड़ दो, आप अपना कर्तव्य करो, कर्म करते जाओ। अपना कर्म करते जाओ और बाकी जो वो है वो ईश्वर देख लेंगे। कई लोग कर्म कांड में शामिल होते हैं, ऐसा करना चाहिए, फलाने के जाना चाहिए। जैसे ये आपने व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छा है हुँ। कि वो क्या सोचता है। हुँ। किसी को किस काम में संतुष्टि मिलती है, किसी को किस काम में संतुष्टि। हुँ। तो इसमें तो कोई दूसरा हस्तक्षेप कर नहीं सकता। नहीं, कई लोग ऐसे हैं जैसे एक देवता को पकड़ा, फिर 10 दिन वहाँ पे रहे, फिर दूसरे देवता को पकड़ा, फिर 10 दिन वहाँ पे रहे। ऐसे करते-करते वो भटक जाते हैं। तो क्या उनकी देवता मनोकामना मेरे हिसाब से तो पूरी नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मनोकामना तो जैसे पूरी करते आपका हैं। एक भाई प्रभु किसी का भी, चाहे कोई से भी प्रभु हो, चाहे माँ हो, माता हो, हुँ। शिव हो, गणेश जी हो, विष्णु हो, तो आशीर्वाद ही देंगे वो तो। ऐसा तो है नहीं कि वो कहेंगे कि यार ये तो मनुष्य तो है नहीं कि यार ये मेरे आ नहीं रहा 10 दिन से,
उसके यहाँ जा रहा है, तो उनके तो वैसा मेरा मानना है कि मन में क्या कहते हैं उसको, हाँ, ऐसा किंतु परंतु ना नहीं होना किंतु चाहिए। प्रभु के किंतु प्रतंतु किस बात का। जैसे आप एक ही कंटिन्यू मतलब प्रतिदिन शिव जी के जाते हैं, तो शिव जी भी सोचता है कि यार ये व्यक्ति मेरे पास में रेगुलर आ रहा है, तो इसका तो ध्यान रखना जरूरी है। नहीं कई लोग ध्यान होते हैं रखना। जैसे 10 दिन शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाया, फिर उसके बाद में गायब हो जाता है। तो क्या इसमें निरंतरता भी नहीं, निरंतरता की कोई बात नहीं है, वो तो अगर आप मन में इष्ट रखते हैं, हम्म घर पे हम्म भी भगवान का ध्यान करते हैं, तो आपको फल मिलता है। ऐसे किसी भी देवता को किसी आप भी अपना, देवता को ध्यान रखो आप, लेकिन आपके मन में। आत्मा की शांति प्रदान होती है, हम्म। मस्तिष्क एकदम आपका स्थिर रहता है। और जब हम्म। ये चीज़ें स्थिर रहेगी, आत्मा में शांति रहेगी, तो आप नया काम प्रफुल्लता से करेंगे। कुछ जो नई जनरेशन है, जो नए नए बच्चे हैं, टेक्नोलॉजी का इतना जमाना आ चुका है कि पश्चिमी संस्कृति है उसका प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया। क्या आप अभी भी मानते हैं कि मतलब उन लोगों को उस दिशा में नहीं जाना चाहिए और अपनी संस्कृति को, अपनी अपने रीति संस्कृति रिवाजों को को। मानते हुए हम्म। टेक्नोलॉजी को भी अपनाना चाहिए। हम्म। टेक्नोलॉजी आप नहीं अपनाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए। जो नई जनरेशन के हैं हाँ, नई बच्चे, जनरेशन हो वो चाहे ये पूरा। मानते हैं कि भगवान तो होते ही नहीं। उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब एक्चुअल में मतलब आप कई दिनों से, क्योंकि अनुभव जो है जब उसका अपन प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करते हैं या फिर प्रत्यक्ष रूप से उसका सामना करते देखो, हैं। शक्ति तो कोई है ही कि अपने कहने हम्म। से भगवान है कि नहीं है, ऐसा तो होगा नहीं। हम्म। अपन कहते हैं प्रूव कैसे करें, और हम्म। अपन कहते हैं नहीं है तो भी प्रूव कैसे करेंगे नहीं है। हम्म। ये अपनी अपनी आस्था है जी, जो माने और उसको लगे कि भाई हम्म। मेरे को शांति है, हम्म। तो अच्छा है। कोई को लगे कि मेरे नहीं मानने से शांति है, तो उसके लिए वो अच्छा है। जैसे गोदान हो या फिर कोई मंदिर में दान हो। सबसे बड़ा दान तो देखो जो गौशाला में करता है। सबसे बड़ा, इसके पीछे वजह। भाई ये अपन ने सुना है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। हम्म। जब आपको सबको खुशी करना तो गाय को ही खुश कर दो ना। हाँ हाँ हाँ, कि भाई आप हाँ, गाय को ही चारा डाल दो, चारा गुड़ डाल दो, डाल दो, गुड़ जो डाल जिसकी दो। क्षमता है वो वैसा करे। हम्म। गोदान सबसे बड़ा दान है। गौ माता को कुछ भी पहले वैदिक संस्कृति में शुद्ध, गायों का दान देते थे। वो एक अलग बात। वो हम्म। राजा महाराजा करते थे। हम्म। गौदान ब्राह्मणों को देना है। गौदान हम्म। तो बहुत बड़ा दान लेकिन अपन है। को। उसको लेना वाला भी एकदम वो यहाँ से प्रगाढ़ पंडित, हम्म। जो उस दान को सहन कर ले। हम्म। दान तो हर एक ले सकता है, हम्म। तो उस दान को पचाने वाला भी तो चाहिए, हाँ बिल्कुल। नहीं क्या? भाई दान को कौन लेता है? हम्म। जो विद्वान हो, जो खुद अच्छा, क्या कहते हैं उसको, पूजा पाठ हम्म। शास्त्रों में वगैरह में रखता है, शास्त्रों का ज्ञाता हो, ज्ञाता अच्छा हो, नॉलेज उसको खुद हो। उसको मतलब कि संध्या करता हो, ये करता हो, तो वही दान पचा सकते हैं, नहीं तो दान पचता नहीं है। हाँ बिल्कुल। एक एलआईसी के दौरान विकास अधिकारी के पद पे रहते हुए आप कभी एलआईसी की तरफ से विदेश घूमने के लिए गए? विदेश नहीं गए, ऑल इंडिया में लगभग काफ़ी जगह गए। एलआईसी की तरफ से। सिलाई जगह। सबसे पहले आपको, आपने अपना टारगेट कंप्लीट किया तो कौन से क्षेत्र में आप सबसे पहले एलआईसी की तरफ से जाते? देखो, LIC में कंपटीशन आते रहते हैं। जो अब सबसे पहला मोमेंट हो अब जिसमें ऐसा तो कोई ध्यान है नहीं, 35 साल लेकिन 35 साल आपको सर्विस करते हो गए, हो गए थे। और फिर अभी रिटायरमेंट आपको 1 साल हो गया, जनवरी में आपको, जनवरी में 1 साल हो जाएगा। 31 जनवरी या 30 जनवरी? 31 जनवरी को रिटायर। 31 जनवरी 2025 को आप सेवानिवृत्त हो गए। तो ऐसा आपका टूर जो एलआईसी की तरफ से हो और जो आपको यादगार रहा कि वहाँ पे जाने के बाद में तो मजा आया। कश्मीर गए थे तो। इंडिया में आपको सबसे अच्छा इलाका कौन सा लगा इतने इंडिया में तो सभी अच्छे इलाके अच्छे हैं, पर कश्मीर एक थोड़ा अलग हटके है। राजस्थान में? राजस्थान में माउंट आबू बढ़िया है। हाथ द्वारा भी गए थे, जयपुर भी गए थे।
हम्म। कई जगह जाते हैं तो वहां पे जाने के बाद में कई लोगों का ऐसा मानना है कि घूम के फिर गया, तो एलआईसी की तरफ से वहां पे कोई स्पेशल प्रशिक्षण दिया जाता है जब आपको वहां पे आमंत्रित किया जाता है कि आप नहीं, जैसे प्रशिक्षण नहीं देते हैं। बस घूमना फिरना होता वो है? जब आपने कोई कंपटीशन क्वालिफाई किया है, हम्म। फिर घूमने फिरने की मीटिंग होती है साधारण, हम्म। सम्मानित वगैरह कर देते हैं हम्म। जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया हो घूमने के अलावा भी। हम्म। वो तो क्या है। और एक आपकी शादी हुई तो फिर आप अपनी वाइफ को कहीं पे घुमाने के लेके लिए कई अ, भारत के लगभग तमाम। नहीं नहीं नहीं, काफ़ी जगह गए। मेरे को ज़्यादातर धार्मिक यात्राओं में मज़ा आता है। हम्म। एक्चुअल में पूछो तो घूमने फिरने का मेरे को व्यक्तिगत रूप से कोई शौक है, पर हम्म। कोई धार्मिक यात्रा हो वहाँ पे आप, तो ये जैसे कई समूह में जाते हैं कई लोग, उनमें भी आप गए हैं? नहीं, समूह में नहीं गया मैं तो। व्यक्तिगत हाँ, अपने व्यक्तिगत स्तर रूप पे? से जाता हूँ। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक एक लड़का एक लड़की है। लड़का वर्तमान समय में लड़का इंजीनियर है मेरा, बॉम्बे। बॉम्बे में, और लड़की ने एजुकेशन में? MBA करा लड़की ने, लड़की भी गुड़गांव है। अच्छा, उनकी शादी दोनों की कर दिया आपने? अभी आप जैसे एलआईसी से सेवानिवृत्त हो गए तो घर में रहते हो या फिर एलआईसी से ही वापस इसी में काम कर रहे इसमें काम करना है अभी। हो? अब कॉन्टेक्ट पे काम है। हम्म। तो अभी भी आपको एलआईसी टारगेट देती है या फिर पहले हाँ, जैसे? इसमें भी टारगेट है, ऐसी कोई बात नहीं, अच्छा, इसमें भी टारगेट। टारगेट रहता हाँ। है। लेकिन ज़्यादा समय आप विकास अधिकारी के पद पे रहते हुए आप एलआईसी को देते थे, अभी आप एकदम से ऐसे हैं कि हाँ ठीक है, नॉर्मल तरीके से अपन को अब कोई दबाव वाली बात नहीं है। प्रेशर आप नहीं है। आप कराओ तो करो, नहीं तो मत। आप तो अब अपनी आपको व्यक्तिगत दो इच्छा है। रुपए लेने हैं तो करो, नहीं हम्म। लेने तो जरूरत नहीं। हम्म। वो क्या होता है कि जब वो विकास अधिकारी, एक नॉर्म्स होते हैं, उस नॉर्म्स के भीतर आता है तो LIC वापस उसको रख लेती है कॉन्टेक्ट। तो ये सबसे बढ़िया बात है कि उसका समय कट जाता है। हम्म। और मार्केट में चले जाओ, वो क्या करोगे। हम्म। एलआईसी में जैसे गवर्नमेंट की नौकरी जो निकलती है, जॉब जो निकलती है, उसमें मतलब कोई कैंडिडेट अगर सेलेक्ट होना चाहता है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन के अलग अलग क्राइटेरियाज होंगे? नहीं, स्नातक है मिनिमम। मतलब मिनिमम कम से कम आपको स्नातक तो नहीं है, होना ही होना है? वैकेंसियाँ खूब निकलती है। एलआईसी में निकलती रहती है, वो परमानेंटली होते हैं मतलब वो भी? 2 परवाने। उनको तो प्रॉपर, क्या वो लोग भी एलआईसी में एजेंट की भूमिका निभा सकते हैं? नहीं नहीं बात। वो भी अपने परिवार से ही जुड़े और नहीं, वो परिवार के सदस्य नहीं ले सकता। आपको नया रूल आ गया तो बात अलग है, हम्म। नहीं तो फैमिली मेंबर भी नहीं ले सकता। एक एलआईसी का जो ब्रांच मैनेजर होता है या फिर जो मुख्य प्रबंधक होता है, वहां तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को क्या करना? ये तो इंटरनल प्रमोशन भी होते हैं, हम्म। और एक डायरेक्ट WO भी लगता है। हम्म। वो समझ लो कि सेल्स लाइन में जाना चाहे, सेल्स फील्ड में, हम्म। तो उनका जॉब रोटेशन हो जाता है तो और एक जैसे ये लिखा हुआ है कि जीवन बीमा लेने से आपको नहीं भागना है, आपके पास में सुरक्षा के लिए हेलमेट है, सीट बेल्ट है, परिवार की सुरक्षा के लिए जीवन का बीमा करवाना कितना महत्वपूर्ण है। और जिनका जीवन का बीमा नहीं है, जिन्होंने एलआईसी की पॉलिसी नहीं ले रखी है, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, जीवन बीमा अपने भारत में क्या होता है कि लास्ट प्रेफरेंस देते हैं इसको। सबसे लास्ट में अपन हाँ, इसको कि भी रखते हैं? 2 रुपये बचेंगे तो करवा तब देंगे। करवाएंगे? जबकि सबसे ज़रूरत चीज़ है कि सबसे पहले करवाना चाहिए, हम्म। क्योंकि आदमी खुद है जिंदा, हम्म। कमाने वाला पर्सन, हम्म। तो पैसा ही पैसा है। सही है। बीमे की जरूरत कब पड़ती है? जब गाड़ी का पहिया निकल जाए, उसी समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत। उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मेरा तो यही कहना है कि आपकी जो इनकम है उसमें से आप थोड़ा पैसा बचाएं और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आपको जीवन, किसी एक के कोई कई बार ये लोग बोलते हैं कि
LIC में तो पैसा मरने के बाद मिलता है। LIC के एजेंट्स जो होते हैं उनको भी कई बार लोग ऐसे बोलते हैं कि यार आप तो मतलब जीने के कम फायदे बताते हो और मरने के ज़्यादा फायदे बताते हो। इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? हाँ, ऐसा बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्या होता है कि अब जो बढ़िया अभी करता होता है ना, हम्म। वो कभी पार्टी को ये नहीं कहेगा कि भाई ये आप मरने के आप मर जाओगे तो ऐसा होगा, आप हाँ। मर जाओगे तो ऐसा होगा। तो रूरल में तो क्या लोग बुरा भी मान जाते हैं। हाँ भाई, हाँ, लोकल स्तर पे तो अपन तो उसमें देखें क्या तो होता है कि चीज़ जो उतना एजेंट सही। होता है उसको ये करना चाहिए कि साहब देखो, ये एक पॉलिसी है, ये 5 लाख की आप पॉलिसी लोगे। हम्म। सपोज करो मैंने ये 5 लाख की पॉलिसी ली और हम्म। मेरे साथ कोई घटना घट गई, हम्म। तो मेरे बच्चों को थोड़ा सहारा मिल जाएगा। हम्म। अब पार्टी को ही कहोगे तो आप मर जाओगे, आप मर जाओगे, तो हाँ उसके तब जो तो घर वाली है वो नाराज हो जाएगी। वो तो नाराज हो जाएंगे। नहीं क्या? वो डील होगी नहीं। खुद पे लेके ही काम करना चाहिए। या किसी हम्म। के साथ कोई घटना घट गई अड़ोस पड़ोस में, तो उसका उदाहरण देना चाहिए। ये बात। और एक इसमें जैसे लोग जो हैं कई बार ऐसे सोचते हैं कि यार हमें LIC ऑफिस में जाके पेमेंट जमा करवाना पड़ेगा, इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आजकल ऑनलाइन फोन पे भी जमा होता है, ऑनलाइन LIC किस्त भी जमा होती लगभग सारा काम है, सब ऑनलाइन होता ऑनलाइन। LIC के जो अभिकर्ता हैं, जो पहले के हैं, तो जो अच्छे क्वालिफाइड नहीं एजुकेशन में, वो ऑफलाइन काम ज़्यादा करना पसंद करते हैं। तो क्या उन लोगों को टेक्नोलॉजी अर्थात जो ऑनलाइन काम है उनके साथ जोड़ना चाहिए? क्या लगभग चल जाएगा काम? है। अब देखो, पुराने अभिकर्ता हैं तो वो तो अब क्या, कोशिश करें जुड़ना चाहिए, नहीं तो उनके बच्चे पोते इतने होशियार हो जाते हैं कि वो खुद ही कर देते हैं, लाओ दादा मैं कर। हम्म। कोई 80 78 साल 75 साल के भी एजेंट हैं अपने हम्म। पास। अब वो क्या ऑनलाइन जुड़ेंगे? लगभग आपके पास में जो अभिकर्ता हैं उनकी संख्या कितनी है? 50, 60, 100? वर्तमान में मेरा 80 अभिकर्ता है। 80 अभिकर्ता, उनमें लगभग ही एक्टिव है। 80 में से जो बढ़िया जो काम करते हैं वो 40 होते अच्छा अच्छा। बाकी 40 हैं। तो वो 40 मतलब। होते हैं जिसमें से कुछ मीडियम करते हैं, कुछ अपने एजेंसी का टारगेट ही पूरा करते हैं, क्योंकि उनके पास साइड में और काम होता है। हम्म। और LIC की एजेंसी एक ऐसी चीज़ है, नारियल टाइप है। हम्म। आपने कोई एजेंट बनाया, हम्म। अब नारियल आपको व्यक्ति लाता है, वो अपन बधारते हैं तो अंदर से कैसे निकलेगा मालूम थोड़ी है। पता नहीं चलता। वैसे ही एजेंट एजेंट का है, जिसको आप ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर लेते हो हम्म। तो वो तो खूब काम कर लेता है। हम्म। और जो बहुत पैसे वाला होता है वो शून्य करता है। एक ये LIC अभिकर्ता के लिए MDRT है, इसका क्या मतलब है? MDRT तो मिलियन डॉलर राउंड टेबल बोल के है, इसमें मेरे ख्याल में 10,32,000 कमीशन करना पड़ता है, हम्म। जनवरी से दिसंबर तक। हम्म। 31 1 जनवरी से 31 दिसंबर। 31 दिसंबर तक कितना लगभग? 10,32,000 नया कमीशन। खुद का? अच्छा, प्रीमियम तो लगभग ज़्यादा हो जाएगा। तो प्रीमियम तो वो हो ही तीस जाएगा। 35 लाख से के आसपास प्रीमियम हम्म। चला जाता है। वो आप करोगे तो आपको MDRT के लिए ये कंप्लीट हो गया टारगेट, तो इसमें कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है अभी तक? MDRT के लिए एक तो तो कुछ बस कमीशन तो आ ही तो जाता है। कमीशन मिलता है, और तो कोई विशेष कोई सुविधा मिलती नहीं है, सम्मान हो जाता है उसका। एक जिनकी पॉलिसी चलती है वो LIC की पॉलिसी पे लोन भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। वो कितना इंटरेस्ट रेट लगभग मिनिमम कि भाई इतना आपको तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा? तो बस ऐसे ही तो ध्यान, 10.5%। अच्छा, 10% के आसपास, मतलब ये जो साहूकार जो ब्याज लेते हैं उससे तो कम ही है। उससे तो बहुत कम है, क्योंकि ये लगभग 24% के आसपास इंटरेस्ट लेते हैं और नहीं, LIC लगभग 10 के आसपास आपको। देखो लोन जो लेते हैं ना तो एकदम ही समस्या हो जाए कि भाई अपना कब काम चल ही नहीं सकता, हाँ, उस तो ही टाइम में। पॉलिसी होल्डर को लोन लेना चाहिए। अदरवाइज उसको अवॉइड ही करना नहीं चाहिए। तो उसको अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है जिन्होंने लोन ले लिया हम्म। तो वो ना तो समय पे किस्त देते हैं, हम्म। और फिर वो क्या ब्याज बढ़ता है, तो जो पैसा उनका पड़ा है ऑलरेडी हम्म। वो भी बराबर हो जाता एक आपके परिवार में जो बाकी आपके जो 3 भाई हैं, आपकी पूरी फैमिली है, आपके साथ सिक्कर रहते हैं या फिर वो? है। सब जयपुर। सब जयपुर, आप सिक्कर रहते हो? सिक्कर में आप इसलिए आए हैं क्योंकि आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो गया, या फिर कोई दूसरी वजह थी सिक्कर पे आने नहीं की? नहीं, वो तो LIC ने लगाया, पोस्टिंग दी, चलो तो कई। सिक्कर में रहकर
लगभग आप कितने साल हो गए यहाँ पे आपको रहते? मेरे को 35 साल हो गए। 35 वर्ष हो गए। 35 वर्ष पहले जब आप सीकर में आए थे, उस समय का सीकर और आज का सीकर, इसकी अगर आपको तुलना करें तो आपको कौन कौन से पॉजिटिव पॉइंट मिलते हैं कि यार ये तो अच्छा हुआ, ये तो एकदम से खराब हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए, तो इतना भी डेवलपमेंट किस काम का जो ये गलत है? नहीं, पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। देखो, विकास हुआ है, सड़कें बनी हम्म। और क्या नगरी हो गई। अब तब तो यही है कि थोड़ी भीड़ ज़्यादा हो गई, और तो क्या है। लोग, बाहर के लोग भी बाहर बहुत के लोग ज्यादा। बहुत आ गए यहाँ पे। और जब बाहर के लोग नहीं आएंगे तो हम्म। जो व्यक्तिगत यहाँ के जो लोग हैं, निवासी, हम्म। उनकी आमदनी कैसे बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रोजगार का साधन। रोजगार का साधन भी डेवलप हुआ है। तो उस समय का जो सीकर था मैं जब 35। था तो पहले फॉरेन बहुत था। हम्म। जब हम लगे थे तो उसके 10-20 साल तक फॉरेन बहुत लोग रहते थे। फॉरेन का पैसा आता था सिर्फ। अच्छा अच्छा, बाहर का पैसा सबसे ज्यादा यहाँ पे आता था। वेद की डाणी, फिर सालासर में काचवा के पास कौन से मंगलदास की डाणी, हर परिवार में फॉरेन रहता था। हम्म। वहाँ से पैसा आता था। तो नहीं, इतनी ज्यादा सुविधाएं एकदम से पहले सीकर, ऐसा है कि कई लोग ऐसा बताते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग बताते हैं कि वो जो डिपो है वहाँ पे कुछ नहीं था, उधर भी हाँ हाँ, कुछ कुछ नहीं नहीं था, था अपने एकदम से जंगल टाइप का। बिल्कुल जंगल टाइप था। ये पपन पे समझ लो, आपके ये पिपराली रोड पे भी कुछ नहीं था। हम्म। रजयालपुरा गांव और रजयालपुरा पिपराली, रास्ते में कुछ नहीं। तो एकदम से ऐसे सुनसान का हाँ, एरिया था। सुनसान। तो यहाँ पर भी आने के बाद में आपको ऐसी कोई समस्या का सामना करना नहीं पड़ा नहीं, हो? अपने को कोई समस्या का, अपने को बहुत प्रेम मिला यहाँ पे लोग। हम्म। सीधी सी बात है कि आप सबसे अच्छा व्यवहार रखो। हम्म। कोई आदमी आपको काम बताए तो उसका प्रेम से करो। हम्म। अब थोड़ी अपन राजनीतिक बात करते हैं। अभी इतिहास में अतीत से लेकर वर्तमान 2025, अगर अपन देखें मानव सभ्यता का लगभग टाइम जो है 4,500, हड़प्पा सभ्यता की अगर अपन बात करें, वहां से लेकर 2025 तक ऐसा शासक जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता हो कि देखो, ये हम ये नेता आया, इसने आने के बाद सब कुछ चेंज कर दिया, तो नरेंद्र मोदी लगता है अब। इसके पीछे वजह? वजह क्या, आप देख रहे हो, दिख ही रहा है सबको। जैसे मतलब नरेंद्र मोदी के ऐसे 4-5 कार्य बताओ जो आपको ऐसा लगा यार वास्तव में ये कार्य मेरे दिल को छू गए। एक राम मंदिर बनाया उन्होंने। सबसे पहला राम मंदिर का। बिल्कुल, राम मंदिर बनाया। हम्म। धारा 370 हटाई। धारा 370 को भी उन्होंने खत्म कर दिया बिल्कुल। और उनके काम तो देखो, जमीन पे दिख भी रहे हैं। विदेशों में भी अच्छा काम। विदेशों में उनकी जितनी, हम्म। अब हो सकता है कि अपन पैदा नहीं हुए हों और उससे पहले कई विदेशों में कोई नेता इतना बलवान या फिर बलवान शक्ति। हुआ हो भारत का। हम्म। तो हमने तो जो पढ़ा है तो उसमें लाल बहादुर शास्त्री, हम्म। तो अब हमने देखा है तो नरेंद्र। लाल बहादुर शास्त्री मतलब उनका कार्यकाल छोटा था। छोटा था लेकिन काम बहुत बड़ा था उनका। काम का बहुत बड़ा था उनका, व्यक्तित्व बहुत बड़ा था। हम्म। ऐसा कोई उद्योगपति जो अपने लोकल स्तर का हो या फिर राष्ट्रीय स्तर का हो या फिर राज्य स्तर का हो, जो उद्योगपति मतलब ऐसा है कि यार वास्तव में मतलब अपने उद्योग पे भी ध्यान देता है, अपने राष्ट्र पर भी ध्यान देता है, या फिर अपनी जो सोसाइटी जो समाज है उसके ऊपर भी ध्यान देता है, तो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? वर्तमान में तो अंबानी ही है सबसे बड़ा तो। बड़ा वो तो मतलब पैसों के मामले में तो है, हम्म। लेकिन सामाजिक दृष्टि से बिड़ला। टाटा बिरला और ये। बिड़ला है, टाटा है। हमारे गांव के थे बांगड़, हम्म। हमारे डीडवाना के बांगड़ थे। हम्म। तभी बहुत बड़ा था, अब तो सब थोड़ा डाउन आ गए वो। हम्म। पर हमारे गांव में जो भी सुविधाएं हैं, स्कूल्स हैं, हम्म। कॉलेज हैं, स्कूल, तो सब उनकी ही दी हुई उन्हीं की देन है मतलब। की देन है, उन्हीं के नाम। और एक जैसे ये कई बार आप देखते हैं जैसे सब समाज में जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, जैसे बाल विवाह है, पहले तो सत्य प्रथा हुआ करती थी, कई लोग इनको लेकर आज भी ऐसे मानते हैं, कई जातियां ऐसी है जो आज भी ऐसा मानती है कि सही ये होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। शिक्षा का अभाव है। अभाव है, और शिक्षा, शिक्षा व्यक्ति के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाती शिक्षा तो
जब खुद को ज्ञान होगा तो वो अपना भला बुरा सोच लेगा। हम्म। क्या अगर किसी व्यक्ति के पास है तो वो ये सोच लेगा कि भी बाल विवाह करने से अपनी बच्ची का क्या नुकसान हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। कोई अनपढ़ रहेगा तो भी होते हैं विवाह तो लग छुप छुप के होते हैं। हाँ, कुछ ऐसे जातियां हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पे तो एकदम से भरमार तरीके से अपना एक त्योहार भी आता है जैसे आखा तीज का। हम्म। इसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में बाल विवाह किया जाता हाँ, तो ये अबूझ सावा बोलते हैं अपने हिंदू है। अबू, समाज में। हाँ, अबू साहब बोलते हैं। तो उन माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहते देखो, बच्चों को और बच्चियों को पढ़ाओ। हैं? बाल विवाह करने से क्या होता है कि उनकी एक तो मानसिक ग्रोथ है वो रुक जाती है, शारीरिक ग्रोथ भी रुक जाएगी, हाँ, वो इतने परिपक्व ही नहीं हुए। परिपक्व नहीं होंगे ना। शादियां तो आजकल अब, बच्ची तो आजकल अब किसी भी समाज में देख लो हम्म। सब मिलती है। एक जो नई जनरेशन के बच्चे हैं जो अभी 12वीं पास आउट करते हैं या फिर जो कॉलेज में हैं, उनकी दिशा अलग डायरेक्शन में, मतलब उनका जो कार्य है वो अलग ही हो रहा है ना, गुंडागर्दी करना। देखो, नशा और तो गलत ही है, चाहे न्यू जनरेशन हो चाहे ओल्ड जनरेशन। कोई सी भी हो, मतलब गलत ही। नशा में आदमी निर्णय नहीं ले पाता है, क्या हम्म। अच्छा है क्या बुरा है। और अपना टारगेट खुद बनाओ, नई जनरेशन है कि भाई मेरे को ये करना है। ये प्रत्येक माता पिता ये चाहते हैं कि भी मेरा लड़का अच्छा करे। हम्म। अब सब तो डॉक्टर इंजीनियर बन नहीं सकते, हम्म। तो जिसकी जो इच्छा हो कि भी मैं ये करना चाहता हूँ वो करे। हम्म। उसको जो शांति मिलती है वो काम करना चाहिए। शांति भी मिलती है और समाज में इज्जत भी मिलती है, हम्म। वो काम करना एक जैसे आप अनुभवी हैं, किसी लड़के की शादी होती है या फिर किसी लड़की की, उसके बाद वो अपने माता पिता से तटस्थ हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। एक माता पिता ने अपनी संतान को किन किन परिस्थितियों में पाला पोसा, फिर उसके बाद उनका विवाह हुआ और विवाह को कुछ ही दिन नहीं हुए वो अलग हो जाते हैं, आप अलग चाहिए। ये रहो। संस्कारों की कमी है, हम्म। ये दोनों तरफ से ही होते हैं। वो हम्म। लड़का चाहेगा लड़की चाहेगी तो ही तो ऐसा होगा। उनमें थोड़ी बहुत संस्कारों की कमी है। कुछ अगर आप वैसे प्रैक्टिकल सोचें तो इनकम कम होती है, आर्थिक संसाधन। आर्थिक, तो उनको जो माता पिता बोझ लगने लग जाते हैं, हम्म। क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। कई लोग तो ऐसे हैं कि मतलब उनको वृद्धाश्रम तक का रास्ता दिखा देते हाँ, मैं देखता हूँ कई बार इसमें टीवी पे तो वृद्धाश्रम छोड़ के आ गए। तो ये तो एक, जब वो देखता है आप, संस्कारित आदमी चाहे आप हो चाहे मैं हो या हैं। उसको दुख होता है, यार ऐसा कैसे हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे कम खा लो, माता पिता की सेवा करो। माता पिता अगर खुद के पास में रहेंगे, वो हाँ, जैसे भी हैं, अगर उनमें कुछ कोई गलत आचरण है तो भी अपना ही है, और अपनी जिम्मेदारी बनती है कि अपन उनको अच्छी तरह से उनकी अच्छी देख रेख। तरह रखें। अरे भाई, माता पिता साथ में रखोगे, आजकल बच्चे एक एक बच्चे करते हैं, दो दो बच्चे करते हैं। हम्म। लोग आया रखते हैं, दोनों सर्विस करते हैं हस्बैंड हम्म। वाइफ। मतलब आपको भगवान ने माता पिता दिए ना आपके पोता पोती पालने के लिए, जो हम्म। संस्कार भी देंगे और आप टेंशन में भी नहीं रहोगे। हम्म। इससे अच्छा अगर आप पॉजिटिव वे से सोचे कि मम्मी हम्म। पापा के पास है ना मेरे बच्चे, हम्म। उस वे से सोचो आप भाई। आया कोई बच्चा नौकर के पास रहेगा, हम्म। उसी के गुण गुण आएंगे उसमें। हम्म। ये व्यवहार है वो क्या करता है वैसे ही व्यवहार वो बच्चों को देगा। तो अब अपन कुछ तस्वीरों के माध्यम से समझते हैं। ये आपकी सेवानिवृत्ति की तस्वीर। बिल्कुल सेवा दे तो ये यहाँ पे ये जो बैठे हैं ये कौन है? ये आपके रहे। अभिकर्ता हैं? ये मेरे सीनियर अभी करता है, और इसके साथ साथ में, अभी अभी करता है जो भी है मेरे साथ, अच्छा, आपके साथ जो ये भी है। फोटो जो है वो आपके घर की है या फिर LIC ऑफिस? LIC ऑफिस से घर की ओर आने की। अच्छा अच्छा। एक ये तस्वीर जो है
ये आपके मैडम, हाँ, ये मेरी। ये भी जो दो कैंडिडेट हैं। हाँ, ये तीनों विकास अधिकारी है मेरे। अच्छा, ये तीनों विकास अधिकारी, इनका सेवानिवृत्ति का समय अभी थोड़ा बाकी है या फिर हो ये गया? हो गए, सितंबर में होंगे ये। अच्छा अभी अच्छा अच्छा सितंबर में अच्छा। हो गया। ये है जो अमर सिंह जी, वो शायद 27 में होंगे। और ये ये शायद 30 में। आपकी मैडम जो है, इनकी एजुकेशन कहाँ तक? ये तो 10th पास। लगभग अपना। चापर। अच्छा अच्छा। तो लगभग जो समय वो अपने घर पे ही। एक ये आपकी तस्वीर जो है, आप एकदम घोड़े ये पे पहलगांव सवार की हैं। है। पहलगांव जो वहाँ पे हमला हुआ था। गाँव। ये खच्चर लेके हम वहीं जा रहे हैं। जहाँ घूमने फिरने का आपको सबसे ज्यादा शौक? वो हम, ये खच्चर वहीं जा रहा है ऊपर पहलगाम में। अच्छा, पहलगाम वाला जो क्षेत्र वहीं पे। हाँ, जहाँ पे मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ये कब की है लगभग? ये 2-3 साल हो गए। चार का अधिकार। वही LIC का कोई कंपटीशन था, वो क्वालिफाई अच्छा, किया था। उसी को आपने क्वालिफाई किया था, उसके बाद में आपको वहाँ आगे विकास अधिकारी अधिकारी गए थे आप? आगे। फिर एक आपकी ये तस्वीर है, ये आपकी LIC ब्रांच की, ये आपकी आई गई। ये वाली कहाँ की है आपकी तस्वीर? ये भी कश्मीर की है, गुलमर्ग की, पर पहाड़ी पे। आपके पास में और भी तस्वीर है, लेकिन आप लेके नहीं है। तो ये भी उसी टाइम की है कि जिस टाइम पे आप हाँ, पहलगाम गए थे? पहलगांव गए हुए गाड़ी करके गुलमर्ग। ठीक है। हम्म। तो आपको ज़्यादातर मेरे हिसाब से, मैं जहाँ तक इतने चर्चा में समझ, वो इलाके अच्छे लगते हैं जो ठंड वाले इलाके हो एकदम, ठंड जैसे वाला। माउंट बाबू है, हाँ, ठंड वाले इलाके। जम्मू कश्मीर का इलाका है। राजस्थान में सबसे एरिया आपको अच्छा माउंट आबू वाला लगता उदयपुर। है? उदयपुर। तो वहाँ पे भी आप कई दिनों तक घूमे हो? हाँ, 2-3 बार गया हूँ उदयपुर। अच्छी झीलों की नगरी है, सुंदर है। जम्मू कश्मीर में तो आपने लगभग। 2 दिन रुके थे हम जम्मू, 2 या 3 दिन। पर घूमे थे। हम्म। श्रीनगर देखा, गुलमर्ग देखा, हम्म। पहलगांव देखा, सेव के बगीचे बगीचे। हम्म। केसर भी लाए वहाँ से हम। एक छोटा के, सा राजनीति, अच्छा केसर भी लेके आए? केसर की खेती होती है वहाँ। एक ये है ना, मतलब कई बार डायलॉग बोलते हैं, विमल वाले दाने दाने में है केसर। ये तो ऐसे मेरे हिसाब से कोई मतलब वाली बात नहीं, क्योंकि ये तो नशे को और ज्यादा बढ़ाने वाली बात। वो नशे को बढ़ाने वाली बात है भाई। और केसर को 5 रुपए में केसर मिलता है क्या? 5 रुपए में केसर आएगा कहाँ से? ये बात भी। को सबसे ज्यादा नाटक देखना अच्छा लगता है, या फिर फिल्म देखना अच्छा लगता है, या फिर लोगों से बातचीत करना अच्छा देखो, लगता नाटक भी खूब करे हमने तो कॉलेज में। है? अच्छा, आप नाटक भी कर रहे थे? हाँ, फिल्में भी खूब देखी। हम्म। लेकिन एक उम्र के बाद फिर आप, मोह भंग हो जाता है फिल्मों से। आपको अभी तक आपने बताया कि बहुत सारी फिल्म देखी, सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगी जिसमें ऐसा लगा कि वास्तव में ये शानदार फिल्म? शोले। शोले फिल्म हाँ, सबसे। शानदार फिल्म। वो जो उसके जो एक्टर हैं वो धर्मेंद्र जी, उनका धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, सेवा जोड़ी। धर्मेंद्र जी का निधन भी हो गया। तो बहुत अच्छी शोले पिक्चर। आपको। अच्छी पिक्चर थी, कसावट थी उस पिक्चर। बहुत शानदार था। पिक्चर वही होती है कि उसमें जब आप बैठ जाओ, तो आपका आपको उठने, पेशाब भी आ रहा हो, आप उठने का मन नहीं आप करता? यार रुक जाए, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। नाटक भी देखते हैं? नहीं, नाटक तक तो करते ही थे पहले। किताब पढ़ने का थोड़ा बहुत शौक हो? किताब पढ़। धार्मिक किताबें ज़्यादा पढ़े? भगवत गीता को आपने पढ़ा है? भगवत गीता को वैसे तो नहीं पढ़ा, लेकिन वैसे पढ़ा है, ऐसी कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है। भगवत गीता से आपको आपके जीवन में, मतलब भगवत गीता सुनी है, देखी है, आपके जीवन में भगवत गीता कितनी महत्वपूर्ण, कि आपको वहाँ से ये चीज़ सीखने को मिलेगी यार, ये तो उनको बहुत साल लग जाते इसको। देखो, भगवत गीता में तो सबसे बड़ी चीज मेरे को जो लगी, वो कर्म ही करो आप। हम्म। फल की इच्छा मत करो। और जब आप कर्म करते हो, चाहे हम्म कोई से भी फील्ड हो आपका, तो कर्म करते हो तो उसका रिजल्ट आपको ऑटोमेटिक मिलने लग जाता है। हम्म। कोई व्यापारी है, वो जाके दुकान पे बैठता है, सुबह से शाम तक बैठा रहता है, तो अपना कर्म करता है। और हम्म। ऐसे ही अगर वो समझ लो साल 2 साल 3 साल है, तो उसका व्यापार जम जाता है। उसने हम्म। कर्म किया है, तभी तो उसको उसको रिजल्ट आने लगा ना।
आजकल क्या सोचते हैं कि पहले रिजल्ट आए बाद में कर्म करें, बाद में कर्म करें। ऐसा तो होगा ही नहीं। एक समाज में सरकारी नौकरी को लेकर, भारत का जो समाज खास तौर से सरकारी नौकरी को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों के मन में रहता है कि ये लगे, तो उसके चक्कर में उसके लगभग उम्र भी निकल जाती हाँ, बात सही है आपकी, लेकिन आजकल जो युवा वर्ग है वो सरकारी नौकरी तरफ चाहता है कि भी लग जाए, लेकिन प्राइवेट में भी अच्छा पैसा मिलता है। हाँ, एक टाइम के बाद में ऐसा लग जाना चाहिए कि अगर अपन को वहाँ पे सक्सेस नहीं मिल रही है तो अपन अपना रास्ता थोड़ा चेंज करें। है। प्राइवेट में जाते हैं, खूब जाते हैं बच्चे। बहुत सारे लोग प्राइवेट सेक्टर में भी अपना भविष्य। भाई सरकारी नौकरी इतना ही, अपना देश 1,40,00,000 का है, 1 अरब हम्म। 40। हाँ, एक 140 करोड़ हाँ। लोगों की हाँ, पॉपुलेशन है। तब किसको नौकरी किस किस मिलेगी। को नौकरी। आपको गांव का क्षेत्र अच्छा लगता है या फिर शहर? हाँ। तो आप जब अपने गांव को छोड़कर डीडवाना से आए, यहाँ पे तो सीकर तो एक तरह से मतलब लगभग सेम सा ही था। अभी सीकर डेवलपमेंट तो ज़्यादा। कहाँ सेम था। गांव की लाइफ अलग है थोड़ी सी, सिटी की लाइफ अलग है। सीकर कोई शहर नहीं है। हाँ, छोटा सा। हाँ, शहर तो आप बम्बई जाओ, कलकत्ता जाओ, हाँ। जब जान पड़ता है कि शहर क्या होता है। हाँ, गलियों का पता नहीं है कि कौन सी गली किधर जाएगी। यहाँ पे तो आदमी। मतलब एक गली से निकलते दूसरी वाली गली तो पूरी हो जाती है उसमें। हाँ, तो लोकल ट्रेन में जैसे बम्बई में, तो आप अब अगर उल्टे खड़े हो गए तो आप अपने गंतव्य स्टेशन पे नहीं उतर सकते। इतनी भीड़ चढ़ती, इतनी भीड़। कष्ट तो उनका है एक्चुअली में, देखो तो अपना तो हम्म। क्या संघर्ष है, कुछ भी नहीं। मैंने मुंबई में देखा है कि लोग 6 बजे टिफिन लेके निकल जाते हैं, ट्रेन में सोते हैं, जब वापस आते हैं तो रात को 11 बज जाते हैं, तो बच्चे सोते हैं, नींद भी मिलते हैं, नींद भी छोड़ भी जाते हैं। बस तो उसको बोलते हैं। अपन तो आराम से उठते हैं और आराम से सो। ये प्रभु की कृपा है अपने ऊपर कि अभी अपन आराम से अपना काम कर लेते हैं कर तरीके से। लेते हैं। देखो, सबको रोजी रोटी चाहिए, सबको अपने बच्चे पालने हैं, अपने माता पिता की सेवा है। गरीबी से निकलने का क्या उपाय है, मतलब कोई व्यक्ति जैसे अभिकर्ता बनेगा या फिर एलआईसी में अगर आ रहा है जो तो। गरीबी में निकल, अभी करता से कोई गरीबी में थोड़ी निकल जाएगा केवल अभी करते बने, ऐसा नहीं है। वहाँ पे बनने के बाद उसको आपको काम भी करना किसी भी फील्ड में जाओ, ईमानदारी से मेहनत करो और समर्पण भाव से कोई भी कार्य करो, तो गरीबी में से निकल जाता है। गरीब पैदा तो हो सकता है, ये तो उसके हाथ में नहीं है, उसके हाथ में नहीं है बिल्कुल। लेकिन गरीबी में मरता है वो उसके हाथ में है। हाँ, ये सबसे बड़ा गुनाह है कि गरीब परिवार में पैदा होना गुनाह नहीं है, गुनाह नहीं है। लेकिन गरीब परिवार में पैदा होकर गरीब ही मरना सबसे बड़ा गुनाह है। हम कितने काम है विश्व में, कुछ भी करो। दुनिया का ऐसा कौन सा देश जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? भाई गए नहीं है लेकिन सुनने में कि कई सोशल मीडिया से या फिर कोई समाज, सबसे अच्छा देश कौन सा लगा कि यार ये वाला देश तो थोड़ा ठीक। ब्रिटेन ही अच्छा है। अंग्रेज भारत में राज करके गए, कुछ अंग्रेजों से भी काफ़ी चीज़ें सीखी जा सकती अब अंग्रेज से तो सीखी जा सकती है, देखो उनका डिसिप्लिन एक नंबर था। हैं। अनुशासन में रहकर काम करते। काम पर, अब वो देखो 200 साल राज किया मेरे ख्याल में, अत्याचार भी खूब किए। हाँ, इतने लंबे समय तक अगर कोई टिक रहा है हाँ। तो ये कुछ ना कुछ कार्य तो उन्होंने किया ही है। और कोई आप संदेश देना चाहते हैं जो अपने संवाद में अभी तक नहीं हुआ? आप ये चाहते हैं कि भाई इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान। नहीं, संदेश तो यही है कि भाई कोई भी क्षेत्र चुनो आप, वहाँ पे आप ईमानदारी से काम करो। बच्चे हैं तो ईमानदारी से पढ़ाई करो। अब हम्म। सबके तो ऐसा है नहीं कि सभी मेरिट होल्डर होंगे, हाँ बिल्कुल। नहीं क्या, कि आजकल तो समझ लो कि 90% तक नंबर आ जाते हैं तो लोग सोचते ही नहीं, हाँ हाँ, 90 को तो कुछ समझते नहीं है। समझते ही नहीं। तो अपने ज़माने में आप देख लो तो किसके 60% आ जाते थे, तो
जोरदार हो जाता था। एक ये जो परसेंटेज वाला है, पहले के परसेंटेज में आज के परसेंटेज में है ही नहीं, मतलब तुलना नहीं कर सकते। पहले वाले परसेंटेज आते थे तो पसीने आते थे लोगों के, यार आते थे। इतनी मेहनत करनी। आज वाले तो नॉर्मल एकदम से ऐसे आ रहे कि यार उस लड़के के 60 कैसे आ गए, उस लड़के के 80 कैसे, 90 कैसे आए। आजकल 95% कोई आ जाओ तो भी आदमी सोचो को नहीं कि 95 आए। हाँ, एकदम से नॉर्मल समझते हैं। नॉर्मल समझ। भाई आप स्किल जिसकी डेवलप होगी ना, आप समझ लो कि पास पड़ा कोई व्यक्ति है और समझ लो किसी ने इंजीनियरिंग कर रखी है, हम्म। तो उसका स्किल डेवलपमेंट अगर उसने कर रखा है तो वो आगे सक्सेस है। कौशल होना सबसे हाँ, जरूरी। इसका मतलब ये तो है नहीं कि भाई इंजीनियरिंग कर रखी है तो समझ लो वो, हम सपोज करो किसी ने इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग कर रखी है तो वो इलेक्ट्रिकल वाला काम देते हैं, कोई जरूरी थोड़ी है। कोई भी काम दे सकती है कंपनी उसका, हाँ, कौशल कोई सा देख, भी काम दे कौशल सकती है, देख वो सकते हैं। डिग्री से कुछ नहीं हो सकता। आपको डेवलपमेंट तभी होगा जब आपको स्किल आती है। खिलाफ बिना स्किल के आप कुछ कर नहीं कुछ सकते। नहीं अगर कर आप टीचर बन रहे हैं तो भी आपको स्किल है, आप अभिकर्ता बन रहे हैं तो भी आपको संवाद करने का, बातचीत करने सकता। का, टैकल करने का, आपको हर एक नॉलेज होना चाहिए। और आप वो कब करोगे, जब बार बार प्रैक्टिस होगी। अब कोई कहता है भाई मैंने एमबीए कर रखी है, अरे एमबीए कर रखी है बहुत अच्छी है, आपने डिग्री ले रखी डिग्री ले रखी है, है। डिग्री लेकिन से कुछ नहीं होगा। लेकिन बिना डिग्री वाले भी कई लोग वो होते हैं जो बढ़िया काम करते तो हाँ, बिल्कुल। हैं। अब एक 10th पास लड़का भी समझ लो एलआईसी की एजेंसी लेता है, वो भी हम्म। 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए महीना लेता वो भी लेता है। है। और कोई एमबीए समझ लो एजेंसी लेता है तो हो सकता है वो उतना काम नहीं कर पाता। मतलब डिग्री से बहुत ज़्यादा बड़ा परिवर्तन आपकी जीवन में नहीं हो सकता, जितना ज़्यादा आप अपने कौशल से कर सकते व्यक्तिगत मेरा मान। हैं। व्यक्तिगत आपका मान। ये थे हमारे साथ राजकुमार भाबड़ा जी, जो विकास अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। इनसे हमने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, हर उस क्षेत्र की बात की। और इनका व्यवहार जो है, इनकी शालीनता जो है वो बहुत अच्छी है। और ये बार बार आपको मोटिवेट करते रहते हैं, आपको प्रेरणा देते रहते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस संवाद से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ बातें ऐसी रही जो संदेह के दायरे में थी, इस छोटे से संवाद से हमने उनको सुलझाने का प्रयास किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।